बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, इस बेसकूनी के दौर में, इस बेचैनी के दौर में, इस मायूसी के दौर में अगर कोई खिदमत के काम कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है और उसकी हिम्मत और उसका जज्बा और उसका जोश और उसका वलवला वाकई ही काबिल दीद और काबिल सताइश है। ऐसे ही दो मेहमान जो खिदमत के जज्बे से सरशार अपनी बरादरी लेवल के ऊपर लोगों की खिदमत करें, आज मेरे इस प्रोग्राम में मेहमान की हैसियत से शामिल है। आइए सबसे पहले इनका तारुफ पेश करूँ। हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर है और सदर हैं हेल्प इंटरनेशनल के जनाब आदिल साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दूसरे मेहमान हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के यूथ के चेयरमैन रह चुके, एग्जीबिशन कमेटी के चेयरमैन रह चुके, जॉइंट सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के और साबिक जॉइंट सेक्रेटरी यूनाइटेड मेमन जमात के जनाब अफजल बूजवाला साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तरफ आता हूँ कि हेल्प जो है एक नाम इतना प्यारा आपने रखा, मदद के हवाले से लोगों की जो मदद की जाती, क्या सोच के और क्या देख कर आपने हेल्प के नाम को मुंतखब किया और ये हेल्प कब वजूद में आई और इसका क्या मकसद था और कितने लोगों ने मिलकर इस हेल्प के प्लेटफॉर्म से काम किया? सबसे पहले तो सलीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलवाया और हमें मौका दिया कि हम अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपने काम उसको लोगों तक पहुंचाएं। तो जो सवाल आपका हेल्प के बारे में, तो 94 में हम कुछ फ्रेंड्स हैं, दोस्तों ने, उस वक्त भी हम लोग मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के थे, तो उस वक्त हम कुछ दोस्तों ने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड कराया, बनाया और 94 से हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो इंटरनेशनल हेल्प के साथ जो इंटरनेशनल का वर्ड है तो वो इस वजह से है कि हम लोग सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए और जो है कनाडा, इन 4 ममालिक में और मज़ीद हम हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये रजिस्टर्ड चैरिटी हैं। तो माशाल्लाह हमारा जो काम है हम लोग यहाँ पे करते हैं। शुरू में तो मुख्तलिफ काम, कोई भी NGOs वगैरह शुरू होती हैं तो वो छोटे छोटे कामों से शुरू होती हैं, वही सेम हमारा सिस्टम था। लेकिन हमने तकरीबन 15 साल पहले हमने ऐसी चीज़ को एक अपने लिए सिलेक्ट किया कि जिसको जब हमने देखा कि इसका ना तो कोई गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई इसकी कोई कहते हैं कि देखभाल है, ना उसके लिए कुछ कोई कर रहा है, और वो थी थैलीसीमिया की बीमारी। तो क्या था कि हमारे एक दोस्त था, वो हम लोगों से थैलेसीमिया पे आपके बात मैं बाद में आऊँगा। मैं स्टार्ट चाह रहा हूँ कि आपने स्टार्ट का काम का जो किया था, हाँ। वो ज़रा सा मुझे बताइए। थैलेसीमिया पे आप 94 में जिस वक्त हमने ये हेल्प इंटरनेशनल बनाई, उस वक्त आपको याद होगा कि ये कंप्यूटर नया नया उसी वक्त आया था, 92-94 के अंदर ही हमारे मुल्क में कंप्यूटर आया था। तो उस वक्त ये जो नेसेसरी कोर्स, जो छोटे छोटे कोर्स होते थे, जैसे डॉज होता था, एक्सेल है, इस टाइप के जो कोर्सेज थे, तो ये बड़े महंगे, उस जमाने में भी बहुत महंगे कराए जाते थे। तो हमने उस वक्त एक कंप्यूटर सेंटर लियाकताबाद में खोला था अपना, और वहाँ पे उस वक्त ये समझ लीजिए कि अगर किसी कोर्स की फीस 1000 रुपये महीना थी तो वो हम लोगों ने 200 रुपये में शुरू करा। और हमारे पास 100 ऑफ जो है हमारे वो थे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे। तो सुबह से लेके और शाम तक फुल होता था वो हमारा सेंटर। हमने उस ज़माने में हमने शुरू किया और अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं कि जो है हमने उस वक्त कंप्यूटर के लोगों में, बच्चों में उस वक्त पहुंचाया जब तक उनकी पहुंच नहीं थी कंप्यूटर में। तो हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया 94 में, वो हमारा था कंप्यूटर सेंटर हमने खोला लियाकताबाद में। अच्छा, उसके साथ साथ हमने एक क्लिनिक भी वहाँ पे खोली, एक मेडिकल की। हम लोग मेडिकल से इतने ज़्यादा रिलेटेड नहीं थे, लेकिन फिर भी एक वहाँ हमें ज़रूरत महसूस हुई एक जगह, तो हमने एक वहाँ पे एक डॉक्टर, सुबह लेडी डॉक्टर और शाम को जो है मेल डॉक्टर का हमने वहाँ पे एक अपना सेटअप भी किया, और वो भी हमारा माशाल्लाह चला, बहुत अच्छा ज़बरदस्त चलता था। तो ये सब चीज़ों से स्टार्ट किया। फिर हम लोग ये जो गरीबों में फूड बैग्स वगैरह बांटे जाते हैं, आज भी इसका रुझान है, लोग बांटते हैं, करते हैं। लेकिन बाद में हमने सोचा कि यार यही लोग जो हैं, हर दफ़ा यही लोग लाइन में खड़े होते हैं, लोग वही जिस आदमी को पिछले महीने दिया था वो फिर खड़ा हुआ इस लाइन में। तो हम लोगों ने वो चीज़ को अच्छा ना समझ के उसको हमने बंद किया और हमने कहा कि नहीं, अब हम किसी एक चीज़ पर फोकस करेंगे। तो वो हमने फोकस किया अपने थैलेसीमिया के ऊपर। ठीक है, थैलेसीमिया पे मैं आपसे बात करने आता हूँ और फिर कराची के हवाले से भी आपसे गुफ्तगू। खिदमत के काम का आगाज़ अफजल बूजवाला साहब, आपने किसको देख के
और कैसे शुरू किया, किस तरह इस काम की तरफ बढ़े आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आपने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। खिदमत के काम का आगाज़ ये जब नौजवान थे तब तो इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं दिमाग में, लेकिन मरहूम मेरे मामू वो शुरू से इस सोशल फील्ड में थे और उनको घर में हम देखते थे कि वो जाते थे, रातों को देर से आते थे काम में। तो रात जब उनके साथ शाम में बैठते थे, रात में बैठते थे चाय पे, तो उनके किस्से, वो बातें जो बताते थे, मामलात, तो उनसे सुनकर, और एक हमारे बहुत सीनियर सोशल वर्कर हमारे इलियास दादू साहब मरहूम, उनसे सुनकर ये दोनों एक साथ बैठते थे और जब डिस्कशन करते थे तो बड़ा इम्प्रेसिव माहौल होता था। तो वो सुनकर, और कुछ दोस्त भी मेरे इस फील्ड में थे, तो फिर हम उसको देख के शामिल हो गए कि चले जी हम भी ये काम करते हैं। और वो शामिल हो गए तो ऐसे शामिल हो गए कि आज बाकी सब चीज़ें पीछे हैं और ये सब चीज़ें आगे हैं। मतलब आपने सबसे पहले जो काम का आगाज़ किया वो अपनी बिरादरी लेवल की तरफ आके किया, जी या कोई सियासी लेवल जी पे गए? नहीं, सबसे पहले मैंने अपनी बिरादरी में स्टूडेंट विंग को ज्वाइन किया। हमारी स्टूडेंट फेडरेशन है, कच्ची मेमन स्टूडेंट फेडरेशन, उसमें मैंने पहले पार्टिसिपेट किया एज ए डिप्टी सेक्रेटरी। वहाँ से फिर मैं आगे बना, फिर हमारी कम्युनिटी के पूरी जो कराची की यूथ है, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका चेयरमैन मुंतखब हुआ। बस उससे फिर आगे फिर हमारी कम्युनिटी के बड़े इदारे जो जमातें हैं उसमें शामिल हो गए। जमातों से फिर मेमन फेडरेशन, यूनाइटेड मेमन जमात फेडरेशन की तरफ भी मैं आता हूँ। अच्छा, मेरे एक चीज़ जो अक्सर हम आपके साथ भी बैठते हैं उठते, एक उलमा जिनका नाम मैं अगर लूँ तो आपके फ़ौरन ज़हन के अंदर आएगा, शाह अहमद नूरानी साहब। जी, शाह अहमद नूरानी इस सोबत के अंदर भी आपको बैठने का शर्फ हासिल हुआ। बिल्कुल। तो किस तबीयत के मालिक थे वो, कैसे, मतलब शाह साहब, क्या सीखा आपने शाह उनसे? साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। बड़ी चंद मुलाकातें उनसे हुई, क्योंकि वो अक्सर व बेशतर बाहर होते थे या उनके पास कोई ना कोई जिम्मेदारी होती थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत कम मुलाकातें होती थी। लेकिन जब भी मुलाकातें होती थी बड़ी अच्छी मुलाकातें होती थी। आखिरी उनसे एक जो मेरी मुलाकात हुई थी तो कच्ची में मस्जिद का नाम आपने सुना होगा, सदर में 100 साल पुरानी कदीम मस्जिद है। तो जब मैं जमात में जॉइंट सेक्रेटरी था तो उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा, रमज़ान का महीना था, उनसे मुलाकात हुई क्योंकि वो वहीं रहते थे, मस्जिद के बराबर में आते में मकान था उनका, कि इतने नौजवान हो, टेंशन क्यों लेते हो मस्जिद को बनाने में, तुम काम शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठा रहूँगा, काम करो बस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस उसके बाद फिर उनकी तबीयत का और वो सारा मामला हुआ और वो इंतकाल हो गया। लेकिन बड़े बड़े उनके बारे में बोल नहीं सकते क्योंकि उनके बारे में अल्फाज नहीं है बात करने के, लेकिन उन जैसा इंसान, आलिम दीन और नफीस इंसान मैंने नहीं देखा। तो अली साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि आपने कहा कि मैं बाहर ममालिक में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, दूसरी जगहों पे भी। अच्छा, इसके दायरे कार को आपने सिर्फ कराची में महदूद किया हुआ है हेल्प को, या और पाकिस्तान के दूसरे दीगर शहरों में भी ये हेल्प काम कर रही है? इस वक्त हेल्प का जो मेन जो हेड ऑफिस है वो तो कराची में ही है। अच्छा, जो हॉस्पिटल है हमारा थैलेसीमिया सेंटर, हेल्प थैलेसीमिया केयर सेंटर के नाम से, वो गुलिस्तान जौहर में हमने अभी नई बिल्डिंग अपनी बनाई है माशाल्लाह, और ब्लड बैंक वगैरह भी बनाया है, और इसमें 300 बच्चे अभी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। लेकिन ये जो बात थी कि सिर्फ कराची के लिए, तो वो ऐसा नहीं है। हमारे पास जो पेशेंट्स हैं बच्चों के, वो तकरीबन 70% आउट ऑफ कराची वाले हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, उसमें हमारे पास जो थैलेसीमिया की बीमारी में जो सबसे ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, वो नंबर 1 पठान हमारी जो फैमिलीज़ हैं, और नंबर 2 फिर चला जाता है बलूच फैमिलीज़ के पास, फिर नंबर 3 पे जाता है पंजाबी फैमिलीज़ के पास, नंबर 4 पे आता है उर्दू स्पीकिंग के पास। ये इसका रेशो है पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है। और वजह सिर्फ ये है कि ये लोग इंटर मैरिजेस आपस में शादियां करते हैं, और ये ख़ानदान से बाहर शादियां नहीं करते हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ में शादी ना करने की वजह से वो जो डिजीज़ है वो इन्हीं के अंदर ही घूमती रहती है, और वो अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है। तो बात ये आई। अच्छा, तो ये तो पेशेंट यहाँ के आ गए। फिर जो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, जो पेशेंट्स हमारे सबसे बदतरीन हाल में हमारे पास पहुँचता है, वो बलूचिस्तान का पहुँचता है। बलूचिस्तान के खुजदार से, और जो है आपका कोयटा से, और पता नहीं किन किन इलाकों से, पंजगूर से, ये जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, काबिल रहम होते हैं। उनको सिर्फ दवाई नहीं देते हैं, वो घर से जब अपने वहाँ से आते हैं यहाँ हमारे पास, तो वो घर का कोई सामान बेच के, बर्तन बेच के, कुछ करके, उधार लेके, वो सब बेचारा हमारे पास यहाँ तक अपने बच्चे को ट्रांसफ्यूजन के लिए पहुँचता है लेके। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने अपने उन बंदों में चुना, उन बंदों में हमें रखा कि जो अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत के लिए। तो
हम इसका मतलब तरीक़ेकार क्या है? मतलब कोई फीस रखी हुई है आपने या क्या रखा हुआ है? मतलब एक पेशेंट अगर आपकी तरफ आता है तो वो किस तरह अफोर्ड करता है, किस तरीके से? फीस रखने की तो सलीम भाई आप बात ही छोड़ें, ये जो मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ ना, इनको जब ये आते हैं ना हमारे पास, तो ना सिर्फ उन बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, माशाल्लाह। उनको तमाम पूरे महीने की दवा भी देते हैं, और उसके बाद आने जाने का उनको 5,000 रुपए किराया भी देते क्या हैं। बात है। तो लेने की तो बात तो छोड़ें, हमारे सेंटर में कैश काउंटर नाम की कोई चीज नहीं है। कितने पेशेंट डेली और क्या कहते हैं वीकली? 300 पेशेंट हैं हमारे पास, और इसमें ये तकरीबन जो है हमारे पास रोजाना 25 से 30 बच्चे रोजाना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते हैं हमारे पास। बहुत बड़ा काम है। हाँ। अच्छा, मैं अफजल भाई आपकी तरफ आता हूँ कि आप ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के यूथ के चेयरमैन भी बने, और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, यूथ का बहुत बड़ा किरदार है बिरादरी लेवल पे, पाकिस्तान लेवल के ऊपर। तो क्या आपने उस यूथ को कितना मोटिवेट किया और कितना वो क्या देखा, और अब क्या चाहते हैं कि यूथ क्या क्या काम करना चाहिए? देखें सलीम भाई, बात ये कि मेमन फेडरेशन में मेरी जो पहला सवाल मैं ये कर लूँ कि आपको मेमन फेडरेशन में लाने वाला कौन था, तो और ज़्यादा वो हो जाए, और जिन साथियों के साथ आपने काम किया वो साथी किस तरह के थे, फिर मैं आपको यूथ की तरफ मेमन फेडरेशन में लाने वाला हमारी कम्युनिटी के रशीद अकबानी साहब थे, उस वक्त वाइस चेयरमैन थे हमारे, उनकी मार्फत में कमेटी में आया मेमन फेडरेशन में। और फिर उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे सलीम पारिक साहब, और फैसल खानानी, आप बशमूल सलीम भाई, आप भी, और दीगर साथी, उन्होंने सपोर्ट किया बड़ा। और मैं यूथ का पहला यूथ जो बनी ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में, उसका एजाज़ मुझे मिला कि पहला यूथ का चेयरमैन मैं ही मुंतखब हुआ था, और वहाँ से हमने यूथ विंग क्रिएट की और काम आगे बढ़ाया। और उसके इलेक्शन में मैंने ही कराया? जी बिल्कुल, आप नहीं कराए थे। तो उसके बाद से सफ़र मेमन फेडरेशन का शुरू हुआ। बात यह है कि सलीम भाई, यूथ में इस वक्त जो है ना, लोगों का, हमारे यूथ का रुझान जो है सोशल वर्क नहीं है, बहुत कम है। वो बोलते हैं जी ये सोशल वर्क हमारा काम नहीं है, हमारा काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई करके बिजनेस करना या अच्छी जॉब करना, पाकिस्तान से बाहर जाना। बहुत मुश्किल है यूथ को इस तरफ लाना। अच्छा, दूसरी चीज़, आजकल मोबाइल ने यूथ का बेड़ा गर्क किया है। वो मोबाइल में लगे होते हैं, गेम्स खेलते हैं, इंटरनेट में लगे होते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज, आजकल जो जिम्मेदारी है मेरे पास मेमन फेडरेशन के हवाले से, टब्बा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, तो उसमें हमने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है कि हम यूथ को, क्रिकेट में तो तकरीबन सारे ही बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। हमारी कोशिश ये है कि टेबल टेनिस, स्नूकर, जिम, इन सब चीज़ों में भी यूथ आगे आए, मेमन यूथ ख़ास तौर पे वो आए और पार्टिसिपेट करे। क्रिकेट तो हम आए दिन टूर्नामेंट देख रहे होते हैं मेमन के, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने फ्री टेबल टेनिस ट्रायल भी करवाए थे, आगे स्नूकर का ट्रेनिंग सेशन भी स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे, उनका मेमन फेडरेशन का विजन ये है कि उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, उन बच्चों को फुल ट्रेन करेंगे, आगे नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल तक के लिए उनको तैयार करके, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास स्पोर्ट्स में इतना फंड है नहीं जो हम सुनते हैं। तो हमने ये बेड़ा उठाया है कि हम इस काम को लेके चलेंगे और हमारी यूथ को तैयार करेंगे इन सारे स्पोर्ट्स में, उनको आगे लेके जाएंगे और नेशनल लेवल फिर इंटरनेशनल लेवल के लिए इनको खिलाकर और इनको मेमन कौम में आगे बढ़ाएंगे, ताकि मेमन सिर्फ क्रिकेट के लिए ना मशहूर हो, जैसे अभी हमारा दानिश मेमन था क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। इस तरह से हमारे और भी लड़के खेल रहे हैं, मौका मिलेगा वो भी आएंगे। लेकिन मेरी और पूरी हमारी टीम की ख्वाहिश ये कि टेबल टेनिस, स्नूकर, जिम, जिमनास्टिक, स्विमिंग, इनमें भी हमारे लोग आगे हैं और स्पोर्ट्स की तरफ रुझान है जो ख़त्म हो गया है लोगों का, लड़कों का। आईटी के ऊपर काम हो रहा है मेमन फेडरेशन में। इस वक्त आईटी में जितना बड़ा काम मेमन फेडरेशन कर रही है कराची में, खास तौर पे कराची में, और कोई इदारा नहीं। बिल्कुल, एजुकेशन की तरफ काफ़ी आप लोग इसको देख रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आदिल साहब आपकी तरफ आता हूँ कि अब तलिस्म में पता आपने काम किया माशाल्लाह, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोग आते हैं, लोगों को 5,000 रुपये भी देते हैं, और अगर शहर के लोग होते हैं तो उसके अंदर बड़ा तो इसके दायरेकार को तलिस्म पे एक थोड़ा सा एक सवाल लेके फिर आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ। मतलब कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है, अगर 20-25 की गुंजाइश है और वो 26वां आता है, 28वां आता है, तो क्या उसको कोई टाइम लिमिट किस तरह उसको मॉनिटर किया जाता है? क्योंकि माशाल्लाह एक बंदा उसमें सिलेक्ट हो गया तो फिर वो तो मुसलसल वो होता ही रहता है, फिर उसके बाद उस गैप को कैसे पूरा करते हैं? हाँ, ये बहुत आपने ज़बरदस्त मुझसे सवाल किया। मैं ये सलीम भाई आपको बताऊं कि किसी बच्चे को रजिस्टर्ड करना थैलेसीमिया सेंटर में, ये लाइफ टाइम आपका कमिटमेंट है उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ। ऐसा नहीं है कि हमने किसी पेशेंट आया और हमने उसको
सर्द में दर्द की पैनाडोल दी और उसका सर दर्द खत्म हुआ और वो चला गया, हम वो गया और हम इधर गए, खत्म। ऐसा नहीं है। वो ये थैलीसीमिया जो है ये लाइफ टाइम है, जब तक उसका या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से अल्लाह ताला उसको सेहत दे, ठीक है, और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता 40-50 लाख रुपए का बोन मैरो है ट्रांसप्लांट, अब वो इतना अगर नहीं कर सकता तो यकीनी तौर पे उसको, जैसे थैलीसीमिया का आप बिल्कुल इस तरह से ले लें आसान अल्फाज में कि जैसे एक डायबिटिक पेशेंट है, वो टाइम पे दवा लेता रहे, एहतियात करे, वॉक करे और जो है अपने जिन चीज़ों से मना किया गया है उनसे दूर रहे, तो फिर वो मेंटेन रहता है, सही रहता है। बिल्कुल इसी तरह से है, टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, आयरन चिलेशन थेरेपी हो उसकी, और जो है उसको टाइम पे जो दवाएं दी जाती हैं वो टाइम पे दवा ले, लैब्स अपनी कराए, वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल अब रहता है। क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह आज से 15-20 साल पहले ऐसा था कि ये जो थैलीसीमिया के बच्चे हुआ करते थे, आपने सुना होगा थैलीसीमिया के बच्चे ही होते हैं, बड़े नहीं होते कभी। बड़ा पेशेंट देखा कभी आपने थैलीसीमिया का? कभी भी नहीं देखा। आज से 10-15 साल तक इनकी उम्र ही 8 से 10 साल थी, बस 8 से 10 साल में डेथ हो जाती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये आयरन चिलेशन के ऊपर वर्क शुरू हुआ, बहुत सबसे मुश्किल, सबसे महंगा हमारे लिए वही है कि बच्चों की आयरन चिलेशन। वो होता ही है कि एक छोटा सा बच्चा है 2 महीने का, उसका डोनर कौन है? ब्लड डोनर। तो आप हैं, मैं हूं, ये है हमारा ब्लड। जब एक इतने से बच्चे में जाएगा, छोटे से बच्चे में, 2 महीने के बच्चे में जाएगा, तो वो जो उसको कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो हमारे ब्लड में जो ताकत है, जो आयरन है, वो चला जाता है बच्चे के अंदर। और अगर आपने उसको चिलेट नहीं किया बच्चे को, तो वो क्या होता है, बोन उसकी डेफिशिएंसी होती है, दांत टेढ़े हो जाते हैं, सर बड़ा हो जाता है। 2 साल का बच्चा आपको लगेगा 2 महीने का बच्चा, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये तमाम उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ ब्रेक का इशारा, और नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लोगों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात, और मेरी बात हो रही थी आदिल साहब से। आदिल साहब, तिलिस्मिया के हवाले से आप हमें बता रहे थे कि हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि कराची के अंदर मुख्तलिफ और भी इदारे इस फील्ड के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तिलिस्मिया के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे कि ये अच्छी बात है, या इस हवाले से अगर आए तो बिल्कुल उसी तमाम चीज़ों को लेकर आए ताकि लोगों की सही रहनुमाई हो, सही मदद हो? सलीम भाई, मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि जो है ना, ये हमारे सेंटर्स जो है ना, जो अभी मुझ समेत सब, ये सारे सेंटर्स बंद हो, ख़त्म हो जाए। सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये, पेशेंट का बढ़ना आना ये कोई कामयाबी नहीं है, कामयाबी ये है कि ये पेशेंट ख़त्म हो यहाँ से। माशाल्लाह, एक भी ये सेंटर बंद होने चाहिए। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि ये सेंटर बंद होने चाहिए, सारे सेंटर बंद हो। क्योंकि हम जब तक, मसला ये है ना कि आप आए जाएं, पेशेंट्स आते जाएं। हम देखें, थैलीसीमिया का जो इलाज है ना, थैलीसीमिया की बीमारी का इलाज, ये है सेकेंडरी। जो प्राइमरी है ना, वो है इसकी अवेयरनेस। देखें, ये कोई ऐसी वो नहीं है, इसको रोका जा सकता है। ईरान में जो है वो थैलीसीमिया 0 हो गया है। कैसे कर लिया ईरान ने 0? क्या कानून पे अमल करा उन्होंने, कानून रखा शादी से पहले HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट है। ये शादी से पहले HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट अगर लड़के का पहले करा लें, सिर्फ लड़के का करा लिया, अगर वो लड़का नेगेटिव है ना, तो कोई जरूरत नहीं है लड़की का टेस्ट कराने के लिए, आप शादी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर लड़का और लड़की दोनों का टेस्ट HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में, थैलीसीमिया देखें 2 हैं, माइनर एंड मेजर। मेजर वो बच्चा है जिसको लाइफ टाइम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होनी है, और मेजर वो है कि मैं हो सकता हूँ, सस्पेक्टेड हो सकता हूँ, मुझे उस वक्त तक पता नहीं चलेगा जब तक मेरी शादी ऐसी लड़की से ना हो जाए कि वो भी माइनर थी। अगर इन दोनों माइनर की शादी होगी तो बच्चे में ये चांसेस होते हैं कि 50% तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो 25% है उसमें ये हो सकता है कि वो या तो माइनर होगा या मेजर होगा। तो बस वो उस मेजर के साथ बस उसी हवाले से, अगर जिस तरह कोविड-19 के वैक्सीन लग गए, इस तरह अगर ये भी लग जाते तो नहीं। ये मैं थोड़ा सा, सलीम भाई सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मैं ये इनकी बात को बड़ा सेकंड करता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा आपको भी इल्म है कि ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का जो मेडिकल बोर्ड है, डॉक्टर गफ्फार बिलू साहब उसको हेड कर रहे हैं। हमने भी बेड़ा उठाया था थैलेसीमिया एलिमिनेशन का फॉर्म मेमन कम्युनिटी। हमने कोई मेडिकल ये सहूलियात नहीं फराहम की थी,
हमारा टारगेट था अवेयरनेस। ठीक है। हमने अपनी मेमन कम्युनिटी में अवेयरनेस पहुंचाई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी वर्किंग के हिसाब से 90% एलिमिनेट हो चुका है थैलेसीमिया फ्रॉम मेमन कम्युनिटी। भाई मेरे ईरान की बात कर रहे हैं, आप ईरान क्यों जाते हैं, आप करा पाकिस्तान की बात करें, बोरी कम्युनिटी में थैलेसीमिया क्लियर जीरो। ठीक है, Very good. ठीक। आगा खान कम्युनिटी में भी खान जीरो। जीरो। अच्छा, अब ये जो कानून की बात है, थोड़ा सा आपको याद होगा सलीम भाई कि मेरी जो पहली एग्जीबिशन थी, शायद दूसरी एग्जीबिशन, उसमें हमने चीफ मिनिस्टर सिंध को बुलाया था और हमने वहाँ रेजोल्यूशन पास करवाया था कि इसको जो है आप कैबिनेट से मंजूर करवाएं कि शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी लड़का कराए, उसके बगैर शादी नहीं होगी। वो वहाँ से रेजोल्यूशन पास हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट से पास होके वो अब कानून का हिस्सा है। इम्प्लीमेंट नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं। Implement। लेकिन कानून का हिस्सा ये भी मेमन फेडरेशन को इसका वो जाता है सहरा कि हमने इसके ऊपर मेहनत की, हमारे लीडरान ने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह वो कानून का हिस्सा बन गया। इसी तरीके से अगर तमाम बिरादरियां इसके ऊपर काम करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि थैलेसीमिया बिल्कुल जो है बिल्कुल रेडिकेट जीरो कर हो सकते जाए। हैं, बिल्कुल कोई कर बड़ी सकते बात हैं, अच्छा, बिल्कुल मैं सही बात। आपकी तरफ आता हूँ। क्या कहते हैं, एग्जीबिशन के हवाले से आपने गुफ्तगू की, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन ने एग्जीबिशन कराई और उस एग्जीबिशन का बड़ा रिकॉर्ड भी हुआ और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने मैनेज भी किया, आपको गोल्ड मेडल भी दिया गया ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से। और उस एग्जीबिशन कराने का मकसद क्या था और क्या आपने इस एग्जीबिशन को करा के मेमन बिरादरी को हाईलाइट किया या क्या दिखाना चाह रहे थे या क्या बताना चाह रहे थे उस एग्जीबिशन? सलीम भाई थोड़ा सा इसका मैं आपको बैकग्राउंड पहले बताऊंगा। एग्जीबिशन का विजन था हमारे लीडर मरहूम फारूक मोटलानी साहब का। उनकी सोच थी कि मेमन कम्युनिटी एक ऐसा काम करे जिससे मेमन ताजिरों को और कराची में रहने वाले मेमन और दूसरी बिरादरियों को फ़ायदा पहुंचे। कारोबार की सूरत हाल तो ज़माने से ख़राब है, कोई आज की बात तो है नहीं। ये एग्जीबिशन कराने का मकसद ये था कि ताजिर और बायर दोनों का डायरेक्ट रब्ता हो। ठीक है, एग्जीबिशन कराई और उसमें तमाम होलसेलर ताजिर 6 हॉल पर मुनक़िद ये एग्जीबिशन हुई पहली एक्सपो सेंटर में। तकरीबन 10 लाख के करीब लोगों का विजिटर। ये मेमन फेडरेशन की एग्जीबिशन विजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से मशहूर है पूरे पाकिस्तान में कि ये एग्जीबिशन मेमनों की जब होती है तो उसमें लाइन लगी होती है विजिटर्स की। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आया और उससे मेमन कम्युनिटी क्या कराची में हर रहने वाले ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि उसमें जो स्टॉल लगता था वो डायरेक्ट फैक्ट्री ओनर का था। फैक्ट्री रेट पे माल सब सेल होता था, उसको डायरेक्ट बायर से कांटेक्ट था और बायर का बेनिफिट ये था कि उसको जो है टैक्सेस और दूसरी चीज़ों के साथ डीलर ले फिर रिटेलर ले, उसके बाद जो रेट मिलता था उसके साथ डायरेक्ट उसको फैक्ट्री रेट पे मिल जाता था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 7 एग्जीबिशन मेमन फेडरेशन ने मुनक्किद की और 7 एग्जीबिशन का ये रिकॉर्ड रहा कि लोग ताजिर और कम कराची के लोग इंतज़ार करते थे कि मेमन फेडरेशन की एग्जीबिशन कब हो। हम हर 2 साल में करते थे, लेकिन कोविड की वजह से आपको पता है 2-3 साल से तो कारोबार ही ख़त्म है। इंशाल्लाह अगले आने वाले सालों में हमारी कोशिश रहेगी कि ये काम जो रुका है इसको फिर से कंटिन्यू करें। अच्छा, हेल्प की तरफ से मैं आता हूँ कि अंदरून सिंध पाकिस्तान के अंदर भी आप कैंप लगाते हैं, किस तरह के कैंप लगाते हैं आप? सलीम भाई, जैसे थैलेसीमिया का जिक्र किया, ये हमारे हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का एक प्रोजेक्ट है जो थैलेसीमिया सेंटर है। इसके अलावा हम लोग और भी दीगर भी शोबाए ज़िंदगी में काम करते हैं। तो ये जो मेडिकल का आपने नाम लिया, तो इसमें जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो आई कैटरेक्ट ऑपरेशंस का हम कंडक्ट करते हैं और ये हम 99.999% ये हम करते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में। तो इन चारों प्रोविंसेस के अंदर, चारों प्रोविंसेस के अंदर हमने अभी तक KPK में नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा है प्रोग्राम कि हम वहाँ भी जाएंगे। तो हम ये कैटरिक ऑपरेशंस करते हैं। हमारा एक कैनवाई होता है जो कि तकरीबन 5 से 6 दिन का हमारा कैंप होता है, जहाँ कम से कम हम 5 से 6 दिन में 1000 पेशेंट्स वहाँ पे OPD करके और 800 से 900 ऑपरेशंस वहाँ पे हर अपने कैंप के अंदर करते हैं। तो अभी तक हमने 5 से 6 कैंप अभी तक लगा चुके हैं हम अपने, और माशाल्लाह उसका बड़ा ज़बरदस्त है और वो बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह से वो कैंप चलता है हमारा। कितने पेशेंट लेते हैं उसके अंदर? हम एक टारगेटेड होता है कि हम का 1000
ऑपरेशंस के हिसाब से हम चलते हैं कि हम एक कैंप के अंदर 1000 ऑपरेशन करें। तो ये उसके ऊपर होता है कि पेशेंट्स अगर कभी ज़्यादा जाते हैं तो फिर उस एरिया में कुछ अरसे के बाद दोबारा वहाँ पे कैंपिंग कर लेते हैं। अच्छा, एक आवाज़ अक्सर सियासी प्लेटफॉर्म से भी उठाई जा रही है, सियासी पार्टियां भी कर रही हैं कि कराची की अगर बात की जाए तो मरदमशुमारी के हवाले से या सिंध की मरदमशुमारी के हवाले से या पाकिस्तान की मरदमशुमारी के हवाले से हम मखसूस अगर कराची लेते हैं या सिंध लेते हैं तो क्या समझते हैं जो हुकूमत मरदमशुमारी कर रही है वो सही तरीके से कर रही है? कहीं मैंने बैनर पे भी देखा कि मुस्तकिल पता लिखा हुआ है, वो मुस्तकिल पता, मौजूदा पता, ये सारी चीज़ें क्या यानी क्या हो रहा है? मतलब सलीम भाई देखें, सियासी लेवल पर तो ये मरदमशुमारी है बेसिकली बहुत बड़ा डिस्प्यूट पाकिस्तान का। इसको चाहे गवर्नमेंट ले लें, चाहे आप इस्टेब्लिशमेंट ले लें, जिसका भी नाम ले लें, ये अपने मकसद के हिसाब से यूज़ करते हैं। देखिए, मेरा तो झगड़ा इस पे बहुत पुराना है। मैंने लास्ट इलेक्शन में हमारे पास लोग आए कि हमें वोट दें, हर पार्टी की, सियासी पार्टी के लोग आए। हमने उनसे एतराज़ किया कि जी आप हमारे पास क्यों आए? बोले जी यार मेमन कम्युनिटी है, आप लोग मेमन कम्युनिटी में आपका असर रसूख है, कराची में मेमन कम्युनिटी का एक रोल है, जीडीपी पे मेमन कम्युनिटी का एक रोल है, पाकिस्तान को चला रहा मेमन है। मैंने बोला यार ये तो बड़ी अच्छी बात आपने की कि पाकिस्तान को चला रहा मेमन है, ये तो आप मानते हैं, लेकिन मेमन तो है ही नहीं पाकिस्तान में। बोला यार ये कैसी बात? मैंने बोला आप सेंसस दिखा दें। आपने सेंसस में 10 जबानों के कास्ट के नाम लिखे हैं। गुजराती है, गुजराती भी नहीं है सॉरी, पंजाबी है, पठान है, उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी है, सराइकी है, बहुत सारे नाम है, मेमन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आप हर जगह कहते हैं कि मेमन जो है जीडीपी पे इतना बड़ा काम कर रहा है, कराची का हब मेमन चला रहा है, मेमन 70% आपको पैसे रेवेन्यू दे रहा है, तो मेमन तो है ही नहीं कराची में, रिवॉर्ड भी ले रहा है। चैरिटी का सबसे बड़ा काम, चैरिटी भी मेमन से ज्यादा मेमन कम्युनिटी का कोई नहीं करता। इस वक्त कराची में या पूरे पाकिस्तान में जितना चैरिटी का काम सलीम भाई आपको पता है कि मेमन कम्युनिटी कर रही है, जो कि ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का नाम पता नहीं है, मेमन कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी करती है। हम जो हॉस्पिटल खोलते हैं उसमें 1% मेमन होता है, 99% नॉन मेमन को ट्रीट करते हैं। हम जो स्कूल खोलते हैं उसमें 1% मेमन होता है, 99% नॉन मेमन होता है। हमने टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोला, उसमें 0.5% मेमन है, बाकी 99.5% नॉन मेमन है, जिसको हम फ्री तालीम, फ्री मेडिकल, फ्री टेक्निकल एजुकेशन, हर चीज की सहूलत दे रहे हैं, लेकिन मेमन नहीं है पाकिस्तान में। तो कहते हैं जी ये तो गलत हो गया, ये तो हम हुकूमत में आएंगे हम पहले ये बात करेंगे, वरना आप हमें अगली दफा नहीं देखना। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगली दफा उनसे बात करेंगे। आज तक तो मैंने नहीं देखा कि किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर किसी सियासी पार्टी ने ये आवाज लगाई हो कि सेंसस में मेमन नहीं है। ठीक, किसी ने भी नहीं दिया। हम सारी स्पीचेस सुनते हैं, हम सारी चीजें ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। अभी हमारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई गवर्नर हाउस में, हमने उनको भी ये ऑब्जेक्शन रेज किया। उन्होंने कहा यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बिल्कुल हो सकता है सर, आप दिखा दें हमें। ठीक है, उसके अलावा हमारी और भी सियासी पार्टियों से मुलाकात आते रहते हैं, मुलाकात के लिए, मामलात के लिए। हमने सब जगह ये ऑब्जेक्शन फाइल किया कि ये हमारे साथ ज्यादती है। ज्यादती नहीं, बहुत बड़ी ज्यादती है। सही बात है। आप बोलते हैं मेमन सब कुछ है और मेमन है ही नहीं, तो फिर आप मेमन को क्यों बोलते हैं मेमन सब कुछ है? तो मेमनों की बात तो की जा रही, लेकिन मेमन है, रिकॉर्ड में मेमन नहीं है। तो अब इसके ऊपर आपने कुछ किया? यानी सर इसके ऊपर हमारा मुस्तकबिल का लाया अमल ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर हाई कोर्ट में पिटीशन सबमिट करेंगे। इस सेंसस को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सेंसस किया है इसको चैलेंज करेंगे और पूरे एविडेंस के साथ चैलेंज करेंगे और जहां तक जाना होगा जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इस पे बात करते हैं। अच्छा, आप हेल्प के हवाले से हैंड पंप्स भी लगा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो क्या यानी किस तरीके से लगाते हैं? क्या कराची शहर में या अंदरून शहर में, या क्या इसका दायरा किस तरह बनाया हुआ आपने? जी, एक चीज़ मैं ज़रा कंप्लीट कर दूं कि हेल्प इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से जितने भी प्रोजेक्ट्स करते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो आई कैटरेक्ट ऑपरेशंस का हो, चाहे थैलेसीमिया सेंटर हो, या जितने भी मेडिकल कैंप्स हम लगाते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने पेशेंट से या हम अपने बेनिफिशियरी से एक पैसा भी चार्ज नहीं करते हैं। तो ये सबसे पहली तो बात ये क्लियर हो गई कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं। आई कैटरेक्ट का ऑपरेशंस का ये भी बिल्कुल 100% फ्री होता है, थैलेसीमिया भी फ्री है। अब तीसरी बात आ गई हैंड पंप्स की। हैंड पंप्स का हमारा माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा काम है
और इसमें हमें पूरी दुनिया से लोग पैसा भेजते हैं अपने वालिद, ज़्यादातर इसके अंदर ये होता है अपने वालिद मरहूम वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। और आपको एक चीज़ और मैं बताऊं कि अपने शौहर को, बहुत सी ख़वातीन हैं उन्होंने अपने हस्बैंड्स को तोहफे के तौर पे उनके नाम से पंप लगवाए हैं। अच्छा, बहुत से मर्द अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के नाम से उसके लिए भी लगवाते हैं कि इसाले सवाब के लिए हैंड पंप्स लगवाते हैं। अच्छा, और ये लगते लाजिमी बात है, शहर में तो इसकी जरूरत है ही नहीं ना सलीम भाई। ये सवाल एक और भी शामिल कर लो कि आप बिल्कुल पंप लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो काम का तरीक़ेकार ये होता है कि एक दफ़ा काम कराने के बाद उसको पीछे से देखा नहीं जाता, और वो देखा नहीं जाता, पंप लग गए, उसके बाद उसमें से पानी नहीं आ रहा, मशीन ख़राब हो गई, ये ख़राब हो गई, फिर वो पंप बिल्कुल के वैसे के, तो उसकी कोई देखभाल का भी आपने कोई सलीम भाई, हम अब बड़ा ज़माना बड़ा आगे चल गया। मेरे भाई भी कह रहे थे कि जो है वो इसने मोबाइल ने, है ना, अब कोई चीज छुप नहीं सकती। आपने अगर कोई अच्छा किया है तो वो भी नहीं छुपेगा और बुरा भी नहीं छुपेगा। तो अब बड़ा जमाना है, अब सिस्टम ये हो गया है कि आपने बिलफर्ज मुझसे कहा ना कि आदिल भाई एक बम्प लगवा दीजिए हमारे लिए, तो हम जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो इंस्टॉल करने के बाद उसकी लोकेशन है, जैसे आपने हमें लोकेशन यहाँ की सेंड की थी ना, ऐसी हम लोकेशन सेंड करते हैं उस जगह से, और उसकी वीडियो बना के, तस्वीर बना के उस डोनर को भेजते हैं और लोकेशन भेजते हैं कि जाके फिजिकली देख लो, फिजिकली भी देख लो। अच्छा, उसके बाद हम 5 इयर्स के लिए, 5 साल के लिए ये उनकी श्योरिटी भी देते हैं कि इसका फॉलोअप 5 साल तक के लिए तो वो 100% उसका हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि कच्चा इलाका होता है ना, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे ये ट्रैक्टर वगैरह भी चलते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक ये भी होता है। ट्रैक्टर की वजह से क्या होता है, अंदर की मिट्टी गिर जाती है। अच्छा, मेरा सवाल इस वजह से था कि जो लोग आपको डोनेट भी कर रहे हैं वो एक और ये इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है मुतमईन भी हो जाए कि वाकई अगर हम ये दे रहे हैं 5 साल तक का जो तरीक़ेकार इसके हवाले से, और जो और लोग मज़ीद देना चाहेंगे उस हवाले से, ताकि इसकी सारी क्लैरिफिकेशन सी आ जाए। मैंने इसीलिए ये सवाल भी किया ना। हाँ, नहीं, 5 साल तक की तो हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और उसके बाद अगर कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तो ये इसकी लाइफ 10 ईयर्स होती है। आमतौर पे जो मटेरियल हम अपने पंप्स के अंदर यूज़ करते हैं वो उसको अब हम इस हिसाब से लेते हैं कि कम से कम 10 साल तक उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और जो उसकी 5 ईयर्स तक की जो मेंटेनेंस है वो तो हम उस कॉस्ट में जो हम कर लगवाते हैं उस कॉस्ट में शामिल होती है। सलीम भाई, असल में इसमें थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, असल में हैंड पंप यूनाइटेड मेमन जमात भी, मैं आ रहा था यूनाइटेड मेमन जमात की तरफ भी आ जी, रहा हूँ। तो इसमें हमारे फैसल खानानी साहब हैं, वो हैंड पंप कमेटी को लीड करते हैं। एक्चुअली हैंड पंप आपको पता ना, वो बर्मा पुराने दौरों में होता था, ये बर्मा, पहले तो बर्मा वो दूसरा मेटल में उसमें आता था, आजकल लोहे के भी आता है। इसका एक तो रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा कच्चे में जाता है। हम जो लगाते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि जहाँ 25 मकान, 20 मकान, यही है, उसके बीच में किसी एक ऐसी जगह पर लगाकर और एक आदमी को या उस मकान उधर के लोगों को उसका जिम्मेदार बना देते हैं कि आप इसको लुक आफ्टर करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं तो हम उसको फॉलो करें। बिल्कुल यही इस तरह से पूरे सिंध में हैंड पंप यूनाइटेड मेमन जमात भी लगा रही है, और अभी से नहीं लगा रही है, इसको भी 85 से हमने ये काम स्टार्ट किया था, 1985 से। मैं यूनाइटेड मेमन जमात के हवाले से भी आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि आप साबिक जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं पाकिस्तान यूनाइटेड मेमन जमात के, तो यूनाइटेड मेमन जमात का भी माशाल्लाह बहुत काम करने का आपको शर्फ हासिल हुआ। ये बेसिकली क्या ये मेमन बरादरी कोई कर रही थी या सबको लेके चल रही थी, ये किस तरीके से? यूनाइटेड मेमन जमात मेमन बरादरी और सिंध में रहने वाले जो सिंधी मेमन हैं उनको भी, और सिंधी भी और नॉन मेमन को भी, अगर कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसको भी ट्रीट करती है। यूनाइटेड मेमन जमात के 3 मेजर प्रोजेक्ट हैं, एजुकेशन, हैंड पंप और आई का जो कैटरिक का इन्होंने बताया। इससे पहले हमारा चौथा बड़ा प्रोजेक्ट था हेपेटाइटिस सी का। हेपेटाइटिस सी के हमने 4 जो बड़े शहर लिए, ठीक है, नौशेर अफरोज, बदीन, इन सब जगह को हमारे हनीफ जानू साहब ने उसको लुक आफ्टर किया। वहाँ से हेपेटाइटिस सी बिल्कुल ख़त्म हुआ, एलिमिनेट हो गया। फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा रोका अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से, लेकिन हनीफ जानू साहब आई का काम सब जानते हैं उनको माशाल्लाह, हनीफ जानू, रहीम जानू ये कर रहे हैं, और हम पूरे पाकिस्तान में, ये तो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कर रहे, लेकिन यूनाइटेड मेमन जमात खैबर पख्तूनख्वा में भी आई का काम कर रहे हैं। ठीक है, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो है ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।
खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात, और इस वक्त अफजल भुजवाला साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा, बिरादरी के कामों के अंदर अफजल साहब आपने काफ़ी तजर्बा रहा, आप यूनाइटेड मेमन जमात में भी रहे, आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में भी रहे, और अपनी कच्ची मेमन बिरादरी से भी आपका ताल्लुक़ रहा है। बिरादरी के कामों में खींचातानी बहुत है, और ये सोशल काम जो है बड़ा बर्दाश्त का काम है। क्या समझते हैं कि किस किस्म की बर्दाश्त करनी चाहिए जो हमारी यूथ इससे ज्वाइन होना चाहती है, और जो लोग बरादरी के काम कर रहे हैं, किस किस्म का बर्दाश्त का मादा होना चाहिए? बर्दाश्त का मादा किस किस्म का होना चाहिए? मादा इस किस्म का होना चाहिए कि मादा आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए। हम पहले बड़े सुनते थे कि अब बड़ा लान तान होती है, बड़ा मामलात होते हैं, बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, बड़ी बातें होती हैं। हमने बोला यार नहीं होता होगा ऐसा, लेकिन असल में बात ये है कि ये सोशल वर्क को जो है ना, चंद लोगों ने पॉलिटिक्स बना दिया। सोशल वर्क में जब पॉलिटिक्स शामिल हो गई ना, तो ये सब चीज़ें शुरू हो गई। मेरे नज़दीक सोशल वर्क में पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। अगर पॉलिटिक्स हट जाएगी और सोशल वर्क एक जगह रह जाएगा, तो ये लान तान खींचातानी टांग खींचने वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से हमारी बिरादरियाँ जो है ना पीछे रह जाती हैं कामों में। अच्छे काम करने वालों को काम नहीं करने दिया जाता। बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम है, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो सुन रहे होते हैं और चल रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जी, और मेरा भी मानना यही है कि ये मेरा और मेरे रब का मामला है। मैं तो अपने रब के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह मेरा काम देख रहा है, मेरी नीयत देख रहा है। मुझे किसी और का काम क्या कि वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में। बस हम ये सोच कर काम करते हैं, और आने वाले नौजवानों के लिए भी यही है कि वो ये सोच कर काम करें कि यार मुझे अल्लाह के लिए और अल्लाह की मखलूक के लिए काम करना है। ये ना सोचें कि बिरादरी में टांग खींचते हैं, बुरा भला बोलते हैं। ठीक है, बोलते रहेंगे, अगर बुरा भला नहीं बोलेंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? उनको भी तो दुकान चलानी है ना, और हमें अल्लाह का काम करना है, बस बात ये। अच्छा आदिल साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि कोविड-19 के हवाले से जो हालात आए, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ हवाले से मदद करने के सेटअप का आगाज़ किया, किसी ने कुछ तरीके से, किसी ने तो हेल्प ने भी कोई इस कोविड के हवाले से कोई काम किया? हाँ, माशाल्लाह से जिस वक्त ये कोविड आया 2 साल पहले, ये रमज़ान से 1 महीने पहले, क्योंकि तमाम NGOs जो है ना, वो रमज़ान की तैयारी जो है वो रमज़ान से 2 महीने पहले शुरू करती हैं, और जो है कोविड आ गया था 1 महीने पहले। तो वो उसने डैमेज किया, तमाम NGOs को डैमेज किया उसने। लेकिन क्या हुआ कि तमाम लोग जो अपनी ज़कात खैरात वगैरह ये रमज़ान में निकालते थे, उन्होंने 1 महीने पहले देनी शुरू करी। अच्छा, उस वक्त हमको भी बहुत हमारे पर प्रेशर आया, तो हमने, हमारे डोमेन में नहीं था ये, लेकिन इसके बावजूद हमने एक किचन डेवलप किया अपना खुद, और हमने 2000 अफराद का खाना रोज़ाना बनाना शुरू करा अपने किचन में, और हमने 2 लाख अफराद का खाना बनाया, और उसमें हमने जो इस कोविड के दौरान जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे। हमारी टीम्स थी जो कि जाके रूरल एरियाज़ के लोग थे, जो हमारे तो माशाल्लाह जैसे मेमन जमात के पूरे कराची में हर जगह पे, पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह इन लोग का तो है, हमारा भी यहाँ पे है। तो जो पूरे कराची से हमारी टीम्स आती थी, अपना जो उनको हम कोटा देते थे खाने का, वो लेके जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया। उस वक़्त बड़ी ज़रूरत थी हमारे बहन भाइयों को, गरीब बहन भाइयों को, और अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। जैसे अफजल भाई ने भी कहा कि हम सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं काम। कहता रहे जो हमको कौन, ईदी साहब को नहीं छोड़ा, ईदी साहब को बुरा कहते थे, हैं किसको छोड़ दिया हम लोगों ने? किसी को नहीं छोड़ा। तो जो है वो कहने दें उन लोग को, जो लोग जो कहते हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख करम है, अल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह के लिए काम करते हैं, और अल्लाह ही उसका अजर देने वाला है। कुछ घर वगैरह भी बना रहे हैं आप लोग, हाँ, उसके हवाले से भी बात कर लीजिए। कुर्बानी हमने प्रोजेक्ट ऑफिस के बाद वक्त मेरे पास, हाँ, कुर्बानी का हमारा प्रोजेक्ट होता है उसमें, और जो है फी सबीलिल्लाह कुर्बानी हम लोग करते हैं, ये हिस्से वाली नहीं करते हैं। हमारे पास जितनी भी बुकिंग होती है, बस अब वो पैसा देते हैं, हम कुर्बानी करके उनकी, और उसका आधे गोश्त का हम लोग जो है खाना पकवाते हैं, वो खाना पका के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और आधा गोश्त जो है वैसे ही बांटते हैं। तो ये कुर्बानी का प्रोजेक्ट हमारा माशाल्लाह बहुत है, और बेशुमार जानवर हमारे पास होता है। हम पूरे पाकिस्तान में करते हैं कुर्बानी, पंजाब में भी करते हैं, सिंध में भी करते हैं, KPK में करते हैं, बलूचिस्तान में भी करते हैं कुर्बानी, और वहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जो इसके अलावा आपने पूछा था मुझसे, ये घरों के हवाले से, घरों के हवाले से एक हमने नया प्रोजेक्ट अपना शुरू किया है। उसमें 2 चीज़ें हम करते हैं। एक तो ऐसे घर के जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल, तो हम उनको एक सोलर सिस्टम दे देते हैं, उनके घर पे इंस्टॉल करा देते हैं। एक सोलर प्लेट लगाते हैं, बैटरी लगाई, उसके साथ एक पंखा और एक
एक बल्ब, क्योंकि वो ज्यादातर आप लोग भी काम करते हैं, आपको मालूम होगा कि ये अंदरूनी से ये ज्यादातर जो है ना वो एक ही बस वो बना हुआ होता है जगह, उसी के अंदर रहते हैं, उसी में खाते हैं, वही किचन है, वही सब चीज़ है। तो एक हम उनको ये प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा ये करते हैं कि जब देखते हैं कि हम ऐसा इलाके जो कि हमारे शहर के अंदर ही हैं, तो क्या है कि उनके बेचारों के घरों की छतें नहीं है, तो दीवारें तो खड़ी कर ली बेचारों ने, अब छत डालने के लिए पैसे नहीं है, प्लास्टिक की शीटें बांधी हुई हैं छतों पे। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करके और प्रीकास्ट की छतें उनके घर में डाल के दरवाजे खिड़कियां लगा के पूरा करते हैं उनका। एक हमारा एक समझ लीजिए कि एक टारगेट होता है कि हमें इतने पैसे के अंदर एक घर को कंप्लीट करना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो शुरू करा। अभी तक हम लोग 40 से 50 मकानात ऐसे बना चुके हैं, और जहाँ तक सोलर्स का ताल्लुक है तो हम तकरीबन 400 से 600 के करीब ये सोलर पैनल्स भी लगा चुके हैं। अच्छा, आखिरी सवाल अफजल मुसाला साहब आपसे मैं करना चाहूँगा कि इस वक्त क्या समझते हैं कि हमारे जिस तरीके से हेल्प वाले कर रहे हैं, सिलानी वाले कर रहे हैं, दूसरे शोबों के लोग कर रहे हैं, तो ऐसा ना किया जाए कि एक प्लेटफॉर्म से अगर ये मदद का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाए कि कोई अगर तिलिस्मा पे काम कर रहा है, जैसे कोई एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है, कोई लोगों के घरों खाना खिला रहा है, कोई एम्बुलेंस का काम कर रहा है, तो उसमें बेहतरी आ सकती है या आपस के अंदर और मसाइल खड़े हो जाएंगे? नहीं, पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है। होना यही चाहिए कि अगर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो हर आदमी एक पोर्शन को ले ले और वो काम करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि सोशल वर्क में सियासत है और नाम चमकाने की बात है कि मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। देखिए, दस्तर सैलानी भी लगा रहा है, दस्तर चीपा वाला भी लगा रहा है, दस्तर जीडीसी वाला भी लगा रहा है, और भी मैंने आज एक और को भी किसी को देखा वो भी दस्तर लगा रहे थे। ये दस्तर लगाकर आप लोगों को कहाँ लेके जा रहे हैं? ठीक है ना। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाइट कॉलर हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो इस कोरोना में और इस महंगाई में मर के पिस गए। बिल्कुल, वो तो दस्तर पे नहीं बैठ सकते। उसका कभी किसी ने सोचा है? नहीं कि उसका क्या करें, उसके बच्चे की तालीम का क्या करें? वो तो जा भी नहीं सकता किसी के पास कि मेरे बच्चे की तालीम के लिए पैसे दो, या मेरे घर का बिजली का बिल इतना हो गया है, मेरे को उसके लिए पैसे दो। उसका सोचने की जरूरत है, वो कोई नहीं सोचता। मतलब अगर वाकई ये वाली दराड़ा वाली चीज़ ना आए तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इस चीज़ को फोकस किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, आदिल भाई, कोई मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से, हमारे यूथ के हवाले से, खिदमत के काम के हवाले से, लोगों को किस तरीके से काम करना चाहिए, और हमारे वीनस चैनल के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं वीनस चैनल वालों के लिए दुआ गो हूँ कि उन्होंने ऐसे पॉइंट्स, ऐसे इश्यूज़ के ऊपर भी बात करी कि जिसको आम तौर के ऊपर लोग समझते हैं कि वक्त का ज़िया है, जबकि वक्त का ज़िया नहीं है। ये बड़ा मोबिलाइज होता है। हमारी बात कितने ही लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और जो है शायद किसी एक को उससे इंस्पिरेशन मिल जाए, कोई आगे बढ़ जाए, उसके पास वो मौक़े हों जो हमारे पास नहीं है, उसके पास कोई मौक़े हों और वो आगे बढ़ जाए, वो कोई काम करे, तो जो है एक तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि देखें, जिन कामों के लिए अल्लाह अपने लोगों को मुख्तस करते हैं ना, ठीक है, उन्हीं के ज़रिए वो काम लिए जा सकते हैं। जो काम हमारे अल्लाह पाक ने हज़रत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया, अल्लाह ताला खुद नहीं कर सकते थे क्या? है ना, कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला का तरीक़ा निज़ाम है कि वो अपने कामों के लिए अपने बंदे चुनता है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, हम लोगों को अल्लाह ने चुना। और ये मेरे भाई भी, ये लोग भी बहुत ज़बरदस्त, मेमन कम्युनिटी का तो जवाब नहीं है। मैं इस चीज़ का जो है गवाह हूँ कि मेरे पास तकरीबन 80% डोनर्स जो हैं मेमन कम्युनिटी हैं, 80% हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैं क्या करूँ, इससे मैं ज़्यादा मैं क्या समझ लूँ? तो ये बड़ा ज़बरदस्त इन लोग का भी काम है माशाल्लाह से, और जो है माशाल्लाह सब कुछ बेहतरीन, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा चल रहा है। जी अब्दुल सलीम भाई, सबसे पहले तो वीनस चैनल का शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया, हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का एक ज़रिया बनाया, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस तरह से आप लोगों को इनवाइट करते रहेंगे और वीनस चैनल तरक्की करेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अभी अगर किसी एरिया में नहीं भी आ रहा तो इंशाल्लाह आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, बहुत शुक्रिया अफजल साहब। नाज़रीन, आपने देखा हमारा ये प्रोग्राम, और आदिल साहब की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि लोग ये देखते हैं प्रोग्राम को और कहते हैं कि बड़ा स्लो प्रोग्राम है, आपस के अंदर गुफ्तगू हो रही है और कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि ये जो खिदमत के काम है, जिसको अल्लाह मुंतखब करते हैं, जिसको अल्लाह चुनते, उन्हीं से वो काम लेते इस अरबों लोगों के अंदर से। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा कि यार
ये खिदमत के काम के हवाले से जो भी काम कर रहा है उसको जो है बर्दाश्त की क़ुव्वत होनी चाहिए, और बर्दाश्त की क़ुव्वत नहीं है तो उस काम के अंदर आगे आएगा तो उसको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन याद रखिए कि अगर इसका सिला आपको चाहिए तो सिर्फ रब से सिला मांगे, क्योंकि इस दौर के अंदर लोग जो है बड़ी तनकीदें करते हैं और बड़ी तनकीदें करने के बाद ये सुनने की कोशिश करते हैं कि हमने ये काम किया तो हमको कोई इसका रिगार्ड्स मिलेगा, हमको इज़्ज़त मिलेगी, हमको हैसियत मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उस शख्स का वो जुमला आज भी मुझे याद है कि अगर जब आप ये सोशल काम करो तो उसके बाद किसी से भी जो है आप ये नहीं चाहो कि वो आपको अच्छा कहेगा, बल्कि आप आईने के सामने खड़े हो जाओ और आईने के सामने आकर खड़े होने के बाद ये कहो कि मैंने ये काम कैसे किया, और ख़ुद ही हाथ उठाकर अपनी थपकी करो कि वाकई ही आपने ये काम बहुत अच्छा किया। तो फिर आप इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और कामयाबी आपके कदम चूमती रहेगी। सोशल काम करके हम ये दिखाने की कोशिश करें। वीनस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से बात प्रोग्राम के अंदर मेरी कोशिश होती है कि कुछ प्रोग्राम ऐसे किए जाए जो खिदमत के हवाले से किए जाए, ना सिर्फ खिदमत करने वाला जो है इस काम को ऐसे करे कि सीधे हाथ से दे, तो सीधे हाथ देने वालों को भी इस तरीके से दिया जाए कि लोग इसको देख के और ज़्यादा मज़ीद काम करने की कोशिश करें। और कभी ऐसा होता है कि बाएं हाथ से दे, ऐसे दे कि पता भी ना चले, तो कुछ काम पता ना चलने वाले भी होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिखा के भी किए जाए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम के तवस्सुस से अगर हेल्प के हवाले से अगर आप कोई मदद करना चाहते तो ज़रूर मदद कीजिए। जिस तरीके से हमारी बिरादरी लेवल के ऊपर अगर आप कोई मदद करना चाहते तो ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह ये लोग जो खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अपना काम करें, ये रिगार्ड्स आपसे नहीं मांगते, ये रिगार्ड्स सिर्फ रब से मांगते, और जब मौत इनको आके दबोचेगी तो फिर यही काम जो है इनके लिए सदका जारिया बनेंगे। और हमेशा इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आदमी जब रात को सोता है तो इस काम के हवाले से ही पुरसुकून होता है। बाकी दुनिया की जितनी भी दौलत कमा ली जाए वो बेसुकूनी वाली दौलत होती है, लेकिन ये खिदमत के काम की जो मोहब्बत, जो एहसास, जो प्यार होता है और जो काम करने के बाद जो आदमी को खुशी महसूस होती है वो सुकून की नींद सुलाती है। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सलीम साथियों को। जब भी आपका हाथ दुआओं के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।